लेकिन ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हम देख रहे हैं, तो ये पश्चिम वाले जो हैं, मोदी से इतना परेशान क्यों हैं? मोदी से परेशान नहीं है, वो भारत के उदय से परेशान है, वो भारत से परेशान है। हाँ, मतलब लेकिन वो तो ये मानते हैं ना कि अगर भारत को राहुल गांधी के हाथ में दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उन्हें दिक्कत तब इसलिए मोदी नहीं है, है क्योंकि परेशान कर रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में वो अपने हिसाब से देश की नाक में नकेल डाल के चला लेते हैं। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं है कि भारत का कोई नेता उनकी आंख में आंख डाल के बात करे उनको, और बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी धमकी दें, बड़ी बड़ी चीज करें। ये बात उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि जिन लोगों को वो सभ्य बनाने आए थे, सबसे पहले वैक्सीन बना के वो उनको फ्री में वैक्सीन दे रहा है। तो ये बात उनको गले नहीं उतरती। अभी मैंने देखा था कि इसरो ने एक साथ 107 सैटेलाइट्स, अभी की नहीं, काफी दिन हो गया, 107 सैटेलाइट स्पेस में भेजे थे, रिकॉर्ड बना था। और मैं देख रहा था उस 107 सैटेलाइट्स में 93 सैटेलाइट्स अमेरिका के थे। तो आप सोचिए, जैसा कि मोदी कहते हैं कि जितने पैसे में तुम एक पिक्चर बनाते हो उतने पैसे में हम मंगलयान भेज देते हैं। तो ये बात किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमारी जब स्पेस की सक्सेस होती है तो आपने देखा है न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में कितने भद्दे एग्जाम्पल छपते हैं। जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो वो कैसे किस तरह के कार्टून बना के हमारा मजाक उड़ाते हैं। हकीकत ये है कि यूरोप हमेशा से एक जिसे कहना चाहिए बर्बाद और भिखारी कॉन्टिनेंट था, जिसने एशिया और अफ्रीका को लूट कर अपने आप को समृद्ध बना लिया। और आज उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि अफ्रीका को तो आज भी अपने जूते तले रखे है। एशिया में 2-3 ताकतें ऐसी खड़ी हो गई जो उनकी आंख में आंख देख के उनको उनकी हैसियत बताती हैं, और यूरोपियंस को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। बल्कि मैं तो आपने चूंकि कहा बुलेट ट्रेन की बात करी, तो एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अकेला अमेरिकन रेलवे सिस्टम जो है, बाय द वे, यूरोप से बहुत पीछे है। यूरोप से कम 50 साल पीछे। और वहां पे अभी जो ये बिग एंड ब्यूटीफुल बिल आया है ना, ये ट्रंप वाला, जिसको लेके ट्रंप और एलन मस्क में मारामारी चल रही है, उसमें उन्होंने जो फंडिंग थी कैलिफोर्निया की हाई स्पीड रेल की, उसकी फंडिंग जो है वो खत्म कर दी है। अब वहां पर बुलेट ट्रेन बनने की कोई संभावना नहीं है, जबकि भारत बुलेट ट्रेन एक बना रहा है, बॉम्बे से अहमदाबाद गांधीनगर वाली, और उसके बाद 4 और लाइन में है। अच्छा, उसको इन लोग इस तरह कह के खारिज करते हैं। वही नहीं, हमारे देश के अंदर बहुत ढेर सारे लोग हैं कि जब तक हमारा आखिरी आदमी कलेक्टर नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कोई अच्छी चीज बनाने का हक नहीं है। आप दिखाइए, हमारी इकोनॉमी ऐसी हो गई, वो आपको गटर के फोटो दिखाने लगेंगे, गटर के फोटो भी बांग्लादेश से लाके दिखाने लगेंगे। आप बताइए, हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, वो किसी भिखारी का फोटो लाके ले आएंगे। तो ये इनका अपना ड्रामा चल रहा है। तो अब इसको लेके तो साहब हमारे कांग्रेस वाले जो हैं वो तो सबसे अधिक चिंतित हैं, और वो बराबर ये लिख रहे हैं कि साहब आप जो हैं वो एलन मस्क और ट्रंप में मीडिएट नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने मीडिएट कर दिया आपके और पाकिस्तान के बीच में। मुझे तो लगता है मीडिएशन हो गया। जिस समय एलन मस्क और ट्रंप का झगड़ा अपने चरम पे है, तो आज आज 7 तारीख को भारत ने स्टारलिंक को अनुमति दे दी। तो भारत ने तो अपना फैसला सुना दिया। भारत ने तो अपना फैसला सुना दिया। हाँ, भारत ने अपना, सही बात है। कम से कम एलन मस्क को भारत, इसका मतलब यह है कि वो अधिक स्टेबल मानता है। तो नहीं, एलन मस्क ने ट्वीट किया है साहब। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप 3.5 साल रहेंगे, मैं अभी 40 साल रहूंगा। उन्होंने धमकाया तो रिपब्लिकन सांसदों को है, लेकिन बात पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, इससे मैं 100% सहमत हूँ। और हाँ, लेकिन एक बात हमारी अभी जो पूरी जो हुई नहीं, उसका थोड़ा सा और खुलासा आवश्यक है कि ये जो हमारा जो सांसद प्रतिनिधि दल गया था, जिसमें शशि थरूर भी थे, जिसमें मनीष तिवारी भी थे, जिसमें सलमान खुर्शीद भी थे, और उन्होंने ऐसी बातें कही जो कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उससे बिल्कुल बिल्कुल आपके 180 डिग्री ऑपोजिट है।
लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई करने की बात नहीं आई। देखिए, इस बात के दो पहलू मैं देखता हूं। पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी सांसद हो, कांग्रेस का कोई भी सांसद हो, एक बार वो गांधी परिवार के प्रभाव क्षेत्र से ज्योग्राफिकली थोड़ा दूर चला जाता है तो उसका दिमाग काम करने लगता है। एक बार वो भौगोलिक दृष्टि से ही अगर गांधी परिवार से थोड़ा दूर चला जाता है तो उसकी देशभक्ति भी जाग जाती है, उसका दिमाग भी काम करने लगता है। अच्छा। जब तक वो दिल्ली में बैठा हुआ है तब तक गांधी परिवार उस पर इस कदर हावी रहता है कि उसे और कुछ हाँ। सोचता ही नहीं। दूसरी बात, गांधी परिवार भी बड़ी कैच 22 सिचुएशन में है। और भाई आप शशि थरूर को, शशि थरूर आपकी आंख में तब से कांटे की तरह गड़ रहे हैं जब से उन्होंने आपने एक कठपुतली बैठाना चाहा खड़गे के रूप में, उन्होंने उनको चुनौती दे दी। गांधी परिवार ऐसी चीजें माफ नहीं करता, कभी नहीं माफ करता कि साहब आपने उनके कठपुतली के खिलाफ खड़े होने का प्रयास किया। तो तभी से आप देखिए शशि थरूर को रन डाउन कर रहे हैं। आप सोचिए कि शशि थरूर के रहते हुए गौरव गोगोई को उपनेता बनाया गया, शशि थरूर को बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन शशि थरूर उनके गले की एक ऐसी हड्डी बन गई जो ना निगली जा रही ना उगली जा रही है। जब तक वो पार्टी में है वो महीन तरीके से पार्टी को धो रहे हैं। आप पार्टी से निकाल देंगे तो एकदम छुट्टा हो जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। अभी तो अगर वो पार्टी छोड़ेंगे तो उनकी सांसदी चली जाएगी, पर आप निकालेंगे तो अपनी सीट समेत कहीं चले जाएंगे। तो इसलिए ये कहा ना कि ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। मनीष तिवारी भी काफी वोकल हो चुके हैं, और सलमान खुर्शीद तो पता नहीं क्या नींद में बोल गए हैं, उनको तो लौट के बहुत ढेर सारे जवाब देने होंगे। सब 370 को डिफेंड 370 के रिमूवल को डिफेंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली मुलायम सिंह कहते थे मैं किसी को भी माफ कर सकता हूं, एक यादव जो मेरे खिलाफ बोले मैं उसको माफ नहीं कर सकता। इसी तरह सोनिया गांधी एक बार मनीष तिवारी और शशि थरूर को तो माफ कर सकती हैं, एक मुस्लिम सांसद उनके खिलाफ बोल रहा है, उनकी इच्छा के खिलाफ बोल रहा है, ये कभी एकदम क्षमा योग्य अपराध नहीं है। ये तो बहुत आपने जो है वो कठोर बात कह दी। और अभी मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो मैंने कल अखिलेश यादव की एक प्रेस वार्ता देखी थी। उस प्रेस वार्ता के बारे में आपके क्या उद्गार हैं? आपने कल वाली प्रेस वार्ता देखी होगी, वो रोज प्रेस वार्ता करते हैं, ये एक नहीं कही कल वाली देखी थी। वो हफ्ते में 6 साढ़े 6 दिन प्रेस वार्ता करते हैं। अच्छा। तो कल वाली प्रेस वार्ता वो जो कर रहे थे, तो मैंने जो कुछ यहाँ पर देखा, मैंने देखा उन्होंने अपनी तरफ से तो कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और वो उसका तुर्की बतुर्की जवाब देने का, बड़ा जिसको बोलते हैं ना स्मार्ट आंसर्स देने का प्रयास कर रहे थे। स्मार्टनेस एंड अखिलेश यादव कैन नॉट बी मेंशन्ड इन अ सिंगल सेंटेंस, लेकिन चलिए आप कह ही रहे हैं तो मैं आगे आता हूं इस पे। मैंने क्या कहा? बात स्मार्ट आंसर्स देने की कोशिश कर रहे थे। तो एक्चुअली उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुबारकबाद दे डाली, और वो भी मुख्यमंत्री को नहीं, जबकि योगी ने उनको जब बधाई दी थी तो उन्होंने कहा था माननीय अखिलेश जी जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, लंबा जीवन, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह विश किया था। इसी प्रकार मायावती ने योगी आदित्यनाथ को विश किया, पर योगी ने जब अखिलेश ने बधाई दी तो उन्होंने उनको मुख्यमंत्री, एक्चुअली अखिलेश का सारा प्रॉब्लम ये कि वो आज तक आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री ही नहीं मान पाए योगी को, तो लिखते हैं कि माननीय आदित्यनाथ को मुबारकबाद। तो अब ये मतलब जिस तरह का उन्होंने दो काम किए, एक तो योगी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं माना, ऐसे संबोधित नहीं किया, और दूसरे शुभकामनाएं और बधाई जगह उन्होंने मुबारकबाद दिया। तो बल्कि मैंने उनको याद भी दिलाया कि जन्मदिन क्यों लिखा है, यौम पैदाइश लिखना चाहिए था। हाँ, वो देखा था मैंने, यौम पैदाइश। जन्मदिन लिखा है ऐसे तो उनका वोट बैंक नाराज हो सकता है। और माननी की जगह जनाब लिखना चाहिए था। बिल्कुल, ये भी बात सही है। माननीय योगी आदित्यनाथ, और उनको तो अब वैसे भी मुलायम सिंह यादव ने ही उर्दू को दूसरी भाषा बनाया था। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में, लालू यादव ने बिहार में, ममता बनर्जी ने बंगाल में, और कांग्रेस ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मेरे ख्याल से कर्नाटक, किसमें 6 राज्यों में उर्दू सेकंड लैंग्वेज है। देखिए, जिसके प्रति लॉयल्टी है उसके प्रति लॉयल्टी है। जब ये सेकंड लैंग्वेज बनी थी तो मुझे याद है कि मैंने किसी से पूछा था कि आपको इस सेकंड लैंग्वेज बनने से क्या एतराज है। एक सरकारी अधिकारी हमारे अपनी रिश्तेदारी में थे, हमारे परिवार में थे, तो मैंने कहा आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा भैया ये सरकारी लैंग्वेज हो गई,
कल कोई आके मुझे उर्दू में कुछ लिख के दे जा सकता है, तो मुझे हिम्मत नहीं कि मैं उसको वापस कर दूं, मैं उसको लेके इधर उधर अनुवाद कराता फिरूंगा। हाँ, वैसे इसका उपचार जो है वो उत्तराखंड ने तो कर दिया। उत्तराखंड ने अपनी दूसरी भाषा संस्कृत को घोषित कर दिया। अब आप अरे वहाँ भाई, पर उर्दू का उपचार तो सबसे बड़ा मुजीबुर रहमान ने, वो मतलब आप देखिए ना, सबसे पहले बांग्लादेश में हुआ था। उर्दू के नाम पे ही तो इतना बड़ा युद्ध हुआ। उर्दू ही स्वीकार करने के लिए तो बंगाली तैयार नहीं था। आज ममता बनर्जी उर्दू में ट्वीट कर रही हैं। देख लीजिए उर्दू की पावर देखिए आप। और मजेदार बात है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को उर्दू नहीं आती। ना ममता ममता पश्चिम बनर्जी का बंगाल जो के ट्वीट है, मुसलमान पूरी तरह से शुद्ध बंगाली बोलते हैं, और वहां पर जो शुद्ध बंगाल, बिहारी हाँ, मुसलमान है और उनको उर्दू बंगाली नहीं, मुसलमान, उनमें बिल्कुल 36 का आंकड़ा चलता है। उनको उर्दू आती नहीं, लेकिन ममता उर्दू में ट्वीट कर रही, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को भी जाहिर कर रही है। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा तो है ही ना। अब आप ये देखिए कि ममता दीदी ने इस कालखंड में कितना जब्त किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के विरुद्ध कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, जबकि राहुल गांधी रोज देते हैं। एक्चुअली ममता बांग्लादेश फ्रंट पे परेशान तो हैं, इसमें दो राय नहीं है, वरना ममता बनर्जी तो वो महिला हैं, जब भारतीय सेना नॉर्थ ईस्ट जा रही थी बंगाल के जरिए, तो उन्होंने कहा था कि इंडियन आर्मी हैज अटैक्ड बंगाल। वो तो वो हैं, ये तो वो हैं जिन्होंने संघीय व्यवस्था, दो लोगों ने संघीय व्यवस्था की एकदम ऐसी तैसी कर दी है, कि स्टालिन ने, एक ममता ने। मतलब ये तो भारतीय सेना के खिलाफ बयान देती थी कि इन्होंने भारत पे हमला कर लिया। ये तो कहती थी कि हम चाहते हैं भारत से हमारे अच्छे संबंध रहें, जैसे बंगाल एक अलग देश हो, उसकी ये वजीर आजम हो। ये तो सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करा लेती, ये तो ईडी के अधिकारियों को पिटवा देती, ये तो बीएसएफ का विरोध करती थी। और आज पता चला है कि उन्होंने फौजी कैंटोनमेंट में पुलिस के दम पे जबरदस्ती लोगों से नमाज पढ़वाई है आज, हाँ, रेड रोड के ऊपर। रेड रोड के ऊपर। रेड रोड के ऊपर तो इसमें तो खैर मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर पॉलिसी और बंगाल पॉलिसी बिल्कुल गलत है। लेकिन अभी मैंने ममता बनर्जी का एक वीडियो अपने शो पे भी दिखाया और ट्वीट भी किया था। मैं मानता हूं कि 80 साल में इतनी साहबगोई किसी ने प्रदर्शित नहीं की। वो कह रही हैं कि मैं मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, करती रहूंगी, 100 बार करूंगी, क्योंकि जो गाय दूध दे रही है मुझे उसकी लात खाने में कोई हर्ज नहीं है। आपने देखा था वो वीडियो? देखा था। बड़ी साहबगोई है साहब।